जय हिंद साथियों। मैं अमन आपके अपने परिवार टारगेट विद सम्राट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मैं 10th की साइंस पढ़ा रहा हूं, जिसमें जिसमें केमिस्ट्री का जो पार्ट था वो मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर उसको पढ़ लें, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब चलते हैं छठवें लेसन में, क्लास 10th की साइंस के 6th लेसन पर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ये जीव विज्ञान के सब्जेक्ट अब शुरू हो गए हैं, जीव विज्ञान के चैप्टर अब शुरू हो गए हैं, जिनमें पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, और ये 10th क्लास की साइंस का 6th चैप्टर है। आइए चलते हैं इसके बारे में, जैव प्रक्रम के बारे में आइए जानते हैं क्या क्या है इसमें। तो जैव प्रक्रम क्या है? पहली बात तो जैव प्रक्रम क्या है? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण पर का कार्य करते हैं, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। अब देखिए, जैव प्रक्रम किस किस प्रकार से, 4 तरह से होता है। जैसे पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। आइए देखते हैं। और नीचे पोषण क्या है? अब सबसे पहला पोषण हम कैसे लेंगे? जैसे खाना हम ग्रहण करते हैं वो वही पोषण है। पोषण भोजन, एक प्रकार का पोषित भोजन। तो आइए देखते हैं। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण मतलब एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्बेशन मतलब जब शरीर हम भोजन खाते हैं तो हमारे जो आंतों में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें से ऊर्जा हमारी शरीर उसमें से खींचती है। खाने से हमारी शरीर उसमें से ऊर्जा खींचती है, वही है अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। मतलब अवशोषण कर लिया, फिर उसके बाद अनुरक्षण। आइए देखते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा जा सकता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा जा सकता है। कौन कौन से समूह हैं? आप इनको लिखते भी जाएं, क्योंकि ये एनसीईआरटी की नोट्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाहर से आपका पेपर कुछ भी नहीं आने वाला। ये बुक नहीं है, ये नोट्स है, पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर है, एनसीईआरटी ही नोट्स है। अपने टॉपिक पर चलते हैं। पोषण 2 प्रकार से बांटा गया है, 2 समूह हैं इसके, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। आइए देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वपोषी पोषण मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं बनाए, उसे स्वपोषी। अब जैसे हरे पौधे, आप पेड़ पौधों को देखा होगा, वो पत्तियों द्वारा उनका खाना बनता है। उनकी पत्तियों द्वारा सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जाइलम नलिका होती है पेड़ में, जिसमें जमीन के नीचे से वो जल और मिनरल्स ऊपर ले जाते हैं, और पत्तियों में उनका भोजन बनता है हरे पौधों का। आइए देखते हैं विषमपोषी क्या है। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना पोषण स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, वह स्वयं भोजन नहीं बना सकता। जैसे देखते हैं मानव व अन्य जीव। अब मानव और अन्य जीव कैसे कैसे स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते, आइए देखते हैं। आप अगर घर में सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो वो दाल या सब्जी वो कहाँ से आती है? वो खेतों से आते ही। हमारे खेतों में हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधों में आप ले लीजिए, आपका जो भी सब्जी है वो पौधों के रूप में उगाई जाती है, और उनमें से अनेक प्रकार के फल, सब्जी आदि हमें प्राप्त होते हैं। और उन्हीं में से घास फूस ये सब जो है वो हमारे जानवरों द्वारा खाया जाता है।
तो वही यहाँ पर समझाया गया है कि स्वपोषी मतलब हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषमपोषी जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, मतलब कि स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं, मानव व अन्य जीव। आइए चलते हैं स्वपोषी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। मतलब कि पौधों में और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो सकती है, तो वो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, भोजन अपना स्वयं बनाते हैं वो। आइए आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है। अब यहाँ पर आया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो भी स्वपोषी कर लेते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण क्या है। आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस, इंग्लिश में इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं प्रकाश संश्लेषण को। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर यह समझाया गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है। जब हमारे पेड़ पौधे जो हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं और जल लेते हैं जड़ों द्वारा, और हमारी जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं, वो क्लोरोफिल के कारण होती हैं। क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जब लेते हैं उनके द्वारा ये खाना बनता है, और ये खाना किस रूप में बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही हमारे पेड़ पौधों का भोजन बन जाता है। और ये भोजन बनाता कौन है, ये हमारी पत्तियां बनाती हैं, ये हमारे पेड़ पौधों की पत्तियां बनाती हैं। आइए इसकी जो रासायनिक ये अभिक्रिया है इसे देख लेते हैं। ये अभिक्रिया तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ली गई, जल हमारे जड़ों द्वारा जमीन से लिया गया स्वपोषियों द्वारा मतलब पेड़ पौधों द्वारा, और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश ये जरूरी है। सूर्य का प्रकाश जरूरी है। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल जो पत्तियां हमारी स्वपोषियों की मतलब पादप मतलब हरे पेड़ पौधे, उनमें जो पत्तियां होती हैं वो हरी क्यों होती हैं, इसका कारण है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण हमारे स्वपोषियों की पत्तियां हरी होती हैं, और ये सूर्य के प्रकाश में जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी क्रिया करेंगे तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन भी निकलेगा और जल वाष्प के रूप में निकलेगा। इस अभिक्रिया को आप जरूर एक बार कॉपी में नोट करके याद कर लें कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ये क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में एक क्रिया होती है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है और जल बनता है। आइए आगे चलते हैं, और इसमें ये संतुलित करने वाली चीज़ें आप इनको जरूर ध्यान रखें। ये सभी चीज़ें, जितने इधर हाइड्रोजन होंगे उतने इधर हाइड्रोजन होंगे, जितने इधर ऑक्सीजन होंगे उतने इधर ऑक्सीजन होंगे, जितने इधर कार्बन होंगे उतने इधर ही कार्बन होंगे। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आइए आगे चलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियां, जैसा कि आपको हमने ऊपर बताया ही है कि क्या क्या लेकर जो है पादप हमारे भोजन बनाते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड। स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसे पादप प्राप्त कर देते हैं। और जल, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया था कि
जल जो है जड़ों द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, क्लोरोफिल उनकी पत्तियों में होता है, और सूर्य का प्रकाश सूर्य द्वारा मिलता है दिन में। तो तभी ये पादप अपना भोजन बनाते हैं और ये भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आइए देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, मतलब कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना और जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित करना, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना, ये हमारी क्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही होती हैं। आइए चलते हैं, रंध्र क्या है? रंध्र मतलब स्टोमेटा। रंध्र ये क्या चीजें हैं, आइए देखते हैं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। पादप जो होते हैं उनकी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिनको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये रंध्र तभी दिखेंगे। आइए देखते हैं रंध्र के प्रमुख कार्य क्या हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य क्या हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का जो अधिकांश आदान प्रदान है, मतलब कि आदान मतलब लेना मतलब क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और प्रदान करेगा क्या? ऑक्सीजन प्रदान करेगा। ये हमारे छिद्रों द्वारा किया जाता है, मतलब कि रंध्र द्वारा, स्टोमेटा द्वारा किया जाता है। और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। और वाष्पोत्सर्जन, जल ले लिया, खाना बन गया। अब वाष्पोत्सर्जन, उसमें जो जल बचा है, जब सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता है तो उनसे वाष्पोत्सर्जन होता है। जल जो है वाष्प के रूप में निकलता है, तो किसके द्वारा निकलता है? स्टोमेटा के द्वारा, रंध्र के द्वारा। ये एक रंध्र दिखाया गया, यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र है। ये आपको खुली आंखों से नहीं दिखाई देगा, ये देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। पत्ती को तोड़ लीजिए और उसको माइक्रोस्कोप में आप देखिए तो आपको ये रंध्र दिखाई देंगे। और इसकी संरचना देख लीजिए, ये पूरी संरचना है इसकी। सहायक कोशिका, ये एक सहायक कोशिका है, और रंध्र ये छोटा सा रंध्र है, और इसके द्वारा द्वार कोशिका, ये द्वार कोशिका है, ये द्वार कोशिका, और अधिचरण कोशिकाएं ये इधर भी इसी तरह ये चीजें छिद्र बने होंगे। इधर सब तरफ ये छिद्र ऐसे से बने होंगे। आइए चलते हैं, चित्र में दिखाया गया है वही चीजें लिखी हुई हैं कि रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों की विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। ये खुलते बंद होते हैं जब इन्हें ऑक्सीजन लेना होता है, ऑक्सीजन देना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है, और वाष्पोत्सर्जन करना होता है। वही क्रिया है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के दौरान ये जल वाष्प छोड़ते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन और जल के कण ये वाष्प के रूप में छोड़ते हैं। तब ये स्टोमेटा जो है, रंध्र जो है, खुलते बंद होते हैं। आइए देखते हैं विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण आपने देख लिया, समझ लिया। और विषम पोषी पोषण, आइए चलते हैं, ये क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रोफिक
हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ये विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण को हमने 3 भागों में बांटा है। आइए देखते हैं कौन कौन से। प्राणी संपोषण, मृतजीवी संपोषण और परजीवी संपोषण। संपोषण देखिए, प्राणी संपोषण, सॉरी, प्राणी संपोषण में होलोजोइक, इसे इंग्लिश में होलोजोइक कहते हैं, और मृतजीवी पोषण को सैप्रोफिटिक कहते हैं, और ये परजीवी पोषण पैरासाइट्स। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं क्या है। होलोजोइक, होलोजोइक के बारे में देखते हैं। इनमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के द्वारा शरीर के अंदर होता है। ऐसे जीव संपूर्ण भोजन पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा और मानव। प्राणी संपोषण मतलब हम जब खाना अंदर ले जाते हैं अपने शरीर के, तो ये अंदर हमारे स्टोमक में पचता है। तो ये किन किन में होता है? अमीबा और मानव में। अमीबा और मानव में क्या होता है? प्राणी संपोषण मतलब कि जब हम भोजन करते हैं तब अंदर जाता है हमारे शरीर के, तो स्टोमक में पचता है, ये चीज है। और मृतजीवी पोषण क्या है? मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवियों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी और कवक। अब जैसे कोई जानवर मर गया, सड़े गले पदार्थ कोई हैं, तो उनमें जो है फफूंद या कवक पड़ जाते हैं, तो वो डायरेक्ट वो भोजन लेते हैं, कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। और हम लोग पहले उसको खाते हैं, तब वो हमारे शरीर के अंदर पचता है। लेकिन जो फफूंद और कवक का भोजन है वो कार्बनिक पदार्थ है, वो सड़ा गला ही उनका भोजन है। उनको पचाने की आवश्यकता नहीं, बस वो खा लेंगे, वो अंदर हमारे शरीर के अंदर फैल जाएगा। लेकिन मानव जो है वो खाएगा, पाचन क्रिया होगी, तब वो हमारे शरीर में पचेगा। और पैरासाइट क्या है? पैरासिटिक क्या है ये देखते हैं। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब ये देखिए क्या है कि परजीवी पैरासाइट्स जो हैं वो मतलब मानव के शरीर में भी हो सकते हैं और किसी जानवर के शरीर में भी हो सकते हैं। वो हमारे शरीर के अंदर रहकर या बाहर रहकर उनके शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं। मतलब जैसे हम मानव हैं तो हमने खाना खाया, अगर हमारे शरीर के अंदर परजीवी रहते हैं तो वो हमारे जब खाना खाते हैं तो स्टोमक के अंदर ही रहते हैं, तो ये उसके द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें ही परजीवी कहते हैं। और ये परजीवी का उदाहरण क्या है? अमरबेल, जू, फीताकृमि। अमरबेल आपने देखा होगा, बबूल के पेड़ में, नीम के पेड़ में एक लाइट ग्रीन कलर की एक छाल की तरह लिपटे होते हैं, उन्हें ही कहते हैं अमरबेल। और जू को आप तो जानते ही होंगे। और फीताकृमि क्या है? ये मानवों के शरीर में रहती है, हमारे स्टोमक में रहती है, पतली पतली सी, तो ये हमारे भोजन को ग्रहण करती है। आइए देखते हैं आगे अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण कैसे होता है आइए देखते हैं। ये अमीबा की संरचना है और ये इसका केंद्रक है, ब्लैक कलर से इसका केंद्रक है। और खाद्य कण यहाँ पर इसके बगल में कोई कण एक रखा हुआ है जो खाने योग्य है, इसके खाने योग्य है, रखा हुआ है। अब आगे देखते हैं। अमीबा भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है। अभी भोजन को घेरता है, ये देखिए इसमें क्रिया दिखाई गई, ये घेर लिया।
ये पहले इधर बाहर था, अब इसके बीच में आ गया, बस ये ढकने की ज़रूरत है। अब खाद्य रिक्तिका, इसके नीचे ये देखिए, अब थर्ड क्रिया है, बिल्कुल अब ढक लिया है, थोड़ा सा बस इसमें जगह रह गया, इन्हें पूरा ढक लिया है। खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका मतलब खाने के अगल बगल थोड़ी थोड़ी जगह छूट जाती है। खाद्य रिक्तिका, खाद्य कण, ये पिंक कलर का आपको दिख रहा होगा, ये पिंक कलर का ये खाद्य कण है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। जो बचा हुआ है गति करेगा खाद्य कोशिका की ओर आएगा। और ये चौथी संरचना आप देख लीजिए, ये देखिए, अब ये खाद्य पदार्थ ये यहाँ पर आ गया है, तो इसका कलर बदल देते हैं, ये यहाँ पर आ गया है, ये अंदर आ गया है। ये पदार्थ शरीर के से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अमीबा में पोषण, इससे पोषण प्राप्त करेगा, और जो पोषण प्राप्त करने योग्य नहीं है इसमें, तो ये हटा देगा। अब देखिए पैरामीशियम में कैसा पोषण होता है, ये देखते हैं। पैरामीशियम पश्चाव कोशिका की पूरी संरचना को ढके होता है, कोशिका की पूरी संरचना को ढके होता है। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। अमीबा में क्या होता है, ऐसे से संरचना कोई ऐसे बनी है, यहाँ पर भोजन रखा है, तो ये धीरे 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 ये यहाँ पर आएगा, फिर ये धीरे धीरे इसको और बढ़ाएगा, इसको और बढ़ाएगा, ये पूरा फिर ढक लेगा, पूरा फिर ढकने के बाद ये पूरा इसमें अंदर समाहित हो जाएगा, इससे पोषण लेगा और जो अपच पदार्थ है, जटिल पदार्थ है, उसको बाहर कर देगा। जिस प्रकार लिया था उसी प्रकार बाहर कर देगा अपच पदार्थ को। और मानवों में पोषण, मनुष्य में पोषण कैसे होता है, ये क्रिया देखते हैं। ये क्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आप नोट भी करें क्योंकि पेपर में आपको आने वाली है। आपके पेपर में बहुविकल्पी में क्वेश्चन बनेंगे और आपके शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, इनमें जरूर बनेंगे। ये एक दो क्वेश्चन इसमें से जरूर आना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क लगा लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अंतग्रहण, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वाग्निकरण और बहिक्षेपण। बहिक्षेपण सबसे बाद में और अंतःग्रहण सबसे पहले। अब देखते हैं इनकी अलग एक एक अंतःग्रहण के बारे में पहले देख लेते हैं। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नलिका है। आहार नाल पूरी एक नलिका है जो हमारे मुंह से जाकर गुदा द्वार तक जाती है। पहले हमारा मुंह आता है, मुंह में अब कौन सी क्रिया होगी, भोजन का अंतःग्रहण। भोजन हम खाएंगे, दांतों के द्वारा चबाएंगे। पहले हमने खा लिया, भोजन हमारे मुंह में अंदर चला गया। अब उसके बाद दांत की क्रिया है भोजन को चबाना, भोजन हम चबाएंगे। अब जीवा जो है हमारे लार को खाने में मिक्स कर दी है, चबाए हुए भोजन में लार को मिक्स करती है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना जीवा का काम है। जीवा मतलब जीभ। लार ग्रंथियां होती है जिनके द्वारा लार निकलती। लार ग्रंथ से निकलने वाला रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च लार एमिलेस एंजाइम माल्टोज शर्करा है। लार क्या है, स्टार्च लार एमिलोज एंजाइम माल्टोज शर्करा होती है। अब भोजन हमारे ग्रास नली में जाता है। भोजन ग्रास नली, मुख से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमांकुंचन गति
के द्वारा लाया जाता है। क्रमानुकुंचन गति, अब ये ग्रसिका में होती है, ग्रसिका में होती है। अब देखते हैं ग्रसिका क्या है। ये देखिए, ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन। ये देखिए, ये पूरी हम क्रिया पहले आपको दिखा दें। ये जो है हमारी ग्रसिका है, ग्रसिका। अब ये जैसे ऐसे ऐसे एक नली टाइप की है। अब इसमें क्रमानुकुंचन गति होती है। ये ऐसे ऐसे इसमें लहर 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 ऐसे ऐसे हुआ करता है। जब आप खाना खाएंगे तो इसमें लहर ऐसे 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 चलती है, नीचे की ऐसे ऐसे चलती है। तो जब खाना खाएंगे तो ये जैसे यहाँ पर आएगी, ये ऐसे ऐसे होती है, तो पूरा खाना हमारे स्टमक में चला जाता है। ये यहाँ पर दिखाया गया है। एक बार देखते हैं सही से। जीवा में हमने खाना खाया है, पहले हमें मुख में लिया, जीवा से मिल गया, दांतों के द्वारा चबाया गया, ये मुख गुहा है। और ये ग्रास नली, आपकी नली के द्वारा, ग्रास नली के द्वारा हमारे ये आमाशय में भोजन पहुंच चुका है। ये हमारा आमाशय है। और आमाशय के बाद हमारा भोजन कहाँ जाएगा? यकृत में जाएगा। ये यकृत है रेड कलर का, ये यकृत है। ये यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्ताशय, पित्त का भंडार, इसकी ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर की संरचना, ये छोटी सी, ये जहाँ पर ये लाइन गई है, ये ग्रीन कलर की संरचना, ये पित्ताशय है। इसमें पित्त बनता है, स्टोर होता है। और पित्त नली इसमें है ग्रीन कलर की, इसमें। और पित्त यहाँ पर, ये यकृत में जाएगा, फिर यहाँ पर पित्त नली में आपका पित्त स्टोर होगा। उसके आगे अग्न्याशय है। अग्न्याशय में और ऊर्जा खींचेगी हमारे शरीर। भोजन में जो प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, ये सभी हमारे शरीर में आएंगे। और ये क्षुद्रांत, ये क्षुद्रांत है। और इसके बाद बृहदांत्र, बृहदात्र। अब क्षुद्रांत और बृहदात्र क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत को क्षुद्रांत्र कहते हैं और बड़ी आंत को बृहदात्र कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये चीज़ है। और परिशेषिका क्या है? ये छोटी सी पूंछ के आकार की हमारी परिशेषिका इसे बनी हुई है। ये परिशेषिका क्या है? अगर हम भोजन करते हैं तो एक परिशेषिका होती है जो बड़ी आंत में होती है। अगर हम भोजन करने के बाद कोई क्रिया करते हैं, उछल कूद करते हैं, तो ये इसमें एक छिद्र होता है और ये ऐसे एक संरचना होती है और यहाँ पर एक छिद्र होता है। तो जैसे क्रिया करते हैं तो इसमें भोजन की मात्रा अंदर चली जाती है। इसीलिए हमें खाना खाने के बाद ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए। हमें सिंपल बस थोड़ा टहल लेना चाहिए। 15 से 20 मिनट हमें टहलना चाहिए भोजन करने के बाद। धीरे धीरे उसका पाचन होगा और ये उछल कूद नहीं होगी तो इसमें भोजन हमारा नहीं जाएगा और ये हमारी सही सुक्रिया चलती रहेगी। अगर हमने उछल कूद की खाना खाने के बाद, इसमें भोजन चला गया, तो हमें पीड़ा होगी, दर्द होगा, धीरे धीरे और भी भोजन हमारे स्टोर हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे सड़ने लगेगी। जब सड़ने लगेगी तो पीड़ा होगी, फिर इसको आपको सर्जरी करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ये बात है। और ये गुदाद्वार है, ये यहाँ से भोजन मल के रूप में जो मल है वो बाहर निकल जाएगा। अब उसके बाद आमाशय का आमाशय का काम आता है। पहले हमारी मुख से हमने खाना खाया, दांतों के द्वारा चबाया, फिर लार ग्रंथियां उसमें से निकली, तो जीव ने उसे मिला दिया। उसके बाद हमारा कौन सी क्रिया आई? ग्रासनली क्रिया आई। ग्रासनली के द्वारा क्रमानुकुंचन गति होती है उसमें तो हमारा भोजन मुख से हमारे आमाशय में चला जाता है। आमाशय में जब गया तो आमाशय का भाग आ गया कि आमाशय में अब क्या होता है। आमाशय में क्या होता है? जठर ग्रंथियां होती हैं आमाशय में 3 प्रकार की। पेप्सिन, जिसमें से 3 प्रकार के अम्ल निकलते हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और
श्लेष्मा, ये तीनों निकलते हैं। तो इसमें पाचन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन, जो हमारे भोजन में प्रोटीन होता है उसका पाचन पेप्सिन करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात आ जाती है तो यहाँ पर ये क्या करता है? अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। हाइड्रोक्लोरिक HCl, ये ऐसे भी आप जानते होंगे कि ये अम्लीय पदार्थ है, अम्लीय तरल एक प्रकार का है। और श्लेष्मा की बारी आ गई। श्लेष्मा आमाशय के अतिरिक्त स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अब श्लेष्मा क्या करेगी? अब अम्ल HCl है, जिससे हमें अगर अम्ल ज़्यादा हो गया तो हमारे आमाशय में दिक्कत पैदा हो जाएगी, दिक्कत शुरू हो जाएगी, जलन उत्पन्न होगी। तो इसमें श्लेष्मा होती है एक प्रकार। श्लेष्मा मतलब एक जैसे लार हो गई, लार एक श्लेष्मा की तरह होती है, उसी प्रकार एक श्लेष्मा हमारे जठर ग्रंथियों के द्वारा निकलती है, जठर ग्रंथियों में निकलती है। तो आमाशय के अतिरिक्त स्तर की अम्ल से रक्षा करती है। अगर अम्ल का स्तर ज़्यादा बढ़ा तो हमारे आमाशय को वो सुरक्षा प्रदान करेगी श्लेष्मा। आइए आगे चलते हैं। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत मतलब आंत सर। अब आंतों में छोटी आंत, पहले क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में क्या क्रिया होगी? आंत रस निकलेगी। आंत रस ये परिवर्तित करता है। आंत रस जो है क्या परिवर्तित करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देगा, वसा को वसा अम्ल ग्लिसरॉल में बदलेगा, और प्रोटीन अमीनो अम्ल, ये हमारी क्रिया छोटी आंत में होती है। आइए आगे चलते हैं। यकृत तथा अग्न्याशय से श्रवण प्राप्त करती है। अब पहले आमाशय में होगा, उसके बाद छोटी आंत में, पहले यकृत में जाएगा, उसमें से कुछ पाचन होगा, और फिर ये हमारे पित्ताशय में पित्त स्टोर होगा। छोटी आंत से ये क्रिया होती है। और ये देख लीजिए, यकृत पित्तरस पित्त लवण, वसा पित्त लवण वसा, बड़ी गोलिकाओं इमल्सीकरण, छोटी गोलिकाओं। ये देखिए, पहले वसा जो है बड़ी बड़ी गोलियां होती है उसकी, पित्त लवण निकलता है उसमें से एम्लिसीकरण होता है, जिसके द्वारा वसा जो है छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। अब अग्न्याशय का काम आता है। अग्न्याशय में अग्न्याशिक रस निकलता है, जिसमें से 3 रस निकलते हैं। जिसमें पहला है एमिलेस एंजाइम, दूसरा है ट्रिप्सिन एंजाइम, और लाइपेज एंजाइम। अब ये क्या करते हैं, इनके बारे में। जो प्रोटीन होता है ट्रिप्सिन एंजाइम से वो क्रिया करके क्या करता है? पेप्टोन्स बनाता है। वसा जो है लाइपेज का पाचन करके वसा अम्ल बनाती है। और स्टार्च को एमिलेज ग्लूकोज में बदलता है। मतलब प्रोटीन को ट्रिप्सिन पेप्टोज में बदलता है, वसा को लाइपेज वसा अम्ल में बदलता है, और स्टार्च जो है एमिलेज क्रिया करके ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज बना दिया। अब उसके बाद दार्ढ रोम अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देती है। अब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे ये पार्ट हैं, ये यकृत, अग्न्याशय, पित्ताशय, ये सभी हमारी छोटी आंत का पार्ट हैं, एक छोटी आंत का पार्ट है। तो ये सभी छोटी आंत के अंदर ही ये सभी दिखाए गए हैं। छोटी आंत के अंदर ही सभी ये सब दिखाए गए हैं। अब एक बात कर रहे थे जो कि हमारे
जो छोटी आंत होती है उसमें छोटे छोटे रोम होते हैं। ये हमारी मान लो छोटी आंत है, पतली पतली एक नली है एक प्रकार की। तो इसमें इसमें छोटे 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 एक रोए टाइप के होते हैं, रोम जिन्हें कहते हैं। ये हमारे भोजन जो होता है, भोजन यहाँ से निकल के जाता है तो ये जो रोम होते हैं इसी में से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब देखिए कैसे ऊर्जा, कौन कौन सी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पेप्टोन्स और वसा अम्ल, ग्लूकोज, इनको बदला किसने है, अग्न्याशय ने बदला। अग्न्याशय में अम्ल निकलते हैं, ट्रिप्सन, ट्रिप्सन प्रोटीन को पेंटोज में बदलता है और वसा को लाइपेज जो है वसा अम्ल में बदल देता है, और स्टार्च एमिलेज को एमिलेज से क्रिया करके ग्लूकोज में बदल देता है। अब ये तीनों जो हैं ये अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट तो हो गए। अब उसके आगे और एक नली होती है, ऐसे नली ही होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यही है। तो इसमें रोम होते हैं, तो इन रोम के द्वारा पेप्टोन्स, वसा अम्ल, ग्लूकोज इत्यादि प्रकार के हमारे जो शरीर को पोषण पदार्थ करते हैं, जो पदार्थ उनको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। ये चीज यहाँ पर बताई गई है। अब वृहद्रात क्या है, मतलब बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये क्या करती है, जल का अवशोषण करती है, वज्र पदार्थ गुदा द्वार शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ये क्या है, बड़ी जो आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में जल होता है, उसमें सब साथ में जल मिला रहता है, तो तभी पतला होता है, तभी वो पतली पतली होती है कि हमारा भोजन जो है आसानी से नीचे जा सके। और उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे रोम होते हैं, वो हमारे भोजन में उपस्थित अच्छे अच्छे जो भोजन जो शरीर को हमारे पोषण प्रदान करते हैं उन पदार्थों को ले लेती है, ग्रहण कर लेती। अब उसमें बचा जल, जल जो है बड़ी आंत में पाचित होगा, पचित होगा, पचाया जाएगा, मतलब ग्रहण कर लिया जाएगा। और उसमें जो वज्र पदार्थ हैं, मतलब जिनका पाचन हमारे शरीर के द्वारा नहीं किया जा सकता, ऐसे पदार्थ जो है वज्र पदार्थ कहलाते हैं, जो गुदा द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी कुछ समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं। अब ये हमारा टॉपिक क्या था, ये चीज मनुष्य में पोषण, ये अंतःग्रह, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, ये क्रिया हो गई। आपको हमने बताया कि अंतःकरण में अंतःग्रह में हमने भोजन किया, भोजन खा लिया, मुंह में आ गया। पोषण में क्या वो पाचन में कौन कौन सी क्रिया आएंगी, पाचन में वो क्रिया आएंगी कि दांतों के द्वारा चबाया गया और लार ग्रंथियों द्वारा लार निकाली गई और जीवा द्वारा उसको जीव द्वारा लार को भोजन में मिला दिया गया। अब वो भोजन जो है हमारी ग्रसिका के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाएगा, आमाशय में जाएगा। आमाशय में जो है उसके जठर ग्रंथियों द्वारा उसमें से कुछ रस निकाले जाएंगे, उनके द्वारा पाचन होगा। यकृत में जाएगा भोजन और पित्ताशय द्वारा अवशोषण किया जाएगा हमारे भोजन को। अग्न्याशय में उसके बाद जाएगा, अग्न्याशय में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पतली नलिका में जाएगा। पतली नलिका में जो है वो क्रिया क्या होगी, अवशोषण होगी। अवशोषण पतली वाली नलिका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। ये हो गया। अब बड़ी आंत में, छोटी आंत में ये दोनों अवशोषण और स्वांगीकरण इन दोनों में हो जाएगा। इन दोनों में जब हो जाएगा तो गुदा द्वारा बहिक्षेपण, मतलब जो वज्र पदार्थ हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे। ये आपको क्रिया पूरी समझ में आ गई होगी। ये क्रिया, ये पूरा चित्र उसी चीज को दर्शा रहा है। आइए आगे चलते हैं। ये श्वसन। अब श्वसन क्या है,
जब सांस लेना ही श्वसन कहलाता है, सांस लेना ही श्वसन कहलाता है। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वसन मतलब कि हम सांस लेते हैं, हमारे फेफड़ों में जाता है ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में अन्य गैसें भी जाती हैं, तो ये हमारी शरीर में मिलता है। शरीर में मिलने के बाद ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाके जल से क्रिया करके ग्लूकोज इत्यादि पदार्थों में परिवर्तित होती है। वही चीज़ हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ये चीज़ें बताई गई हैं कि भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन ये कैसे होता है, ये देखिए। ग्लूकोज शरीर के द्वारा ग्लूकोज को ले लिया गया, अवशोषित कर लिया गया। C6H12O6 ये होता है इसका सूत्र। इसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं। कोशिका द्रव में ये चीज़ें हैं। पायरुवेट प्लस ऊर्जा 3 कार्बन पायरुवेट प्लस ऊर्जा। अब ये 3 भागों में कैसे बटेगी, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन की उपस्थिति। अब इसमें क्या क्या क्रिया होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा जैसी यीस्ट किण्वन होता है। और फिर ऑक्सीजन का अभाव जब होता है तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उपस्थित होती है। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। उसी में ऊर्जा स्टोर होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये हमें प्राप्त हो गई। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगी उच्छ्वसन की क्रिया में। ये श्वसन और श्वसन 2 प्रकार से है, वायुवीय श्वसन और अवायुवीय श्वसन, मतलब वायु के द्वारा और बिना वायु के द्वारा। अब ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है वायुवीय क्रिया और अवायुवीय क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। और इसमें तीसरा पॉइंट है, यह कोशिका द्रव प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायुवीय श्वसन कोशिका द्रव प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह केवल कोशिका द्रव में होता है। ये कोशिका द्रव प्लस माइटोकॉन्ड्रिया वायुवीय श्वसन, और अवायुवीय श्वसन में केवल कोशिका द्रव में ये क्रिया होती है। वायुवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है 36 ATP। जैसे उदाहरण मानव में जो है अधिक ऊर्जा वायुवीय श्वसन में कितनी प्राप्त होती है, 36 ATP। और कम ऊर्जा उत्पन्न होती है अवायुवीय श्वसन में 2 ATP। यीस्ट में, जैसे उदाहरण यीस्ट। ये देखिए मानव श्वसन तंत्र कैसे है। श्वसन तंत्र क्या है कि नासाद्वार मतलब नाक की ग्रसनी में जाता है हमारे वायु, ग्रसनी में, फिर कंठ में वायु जाएगी, फिर श्वास नली में जाएगी, श्वास नली में हमारी वायु गई, और फिर श्वसनी में जाएगी, श्वसनी के बाद श्वसनिका में जाएगी, फिर उसके बाद फुफ्फुस फेफड़े में जाएगी, फेफड़े में पहुंच गई। फेफड़े में कूपिका कोष होते हैं, इसमें रुधिर वाहिकाएं, कूपिका कोष में रुधिर आई तो रुधिर वाहिकाओं में हमारी ये ऑक्सीजन मिल गई। अब कूपिका कोष में जो है से केवल ऑक्सीजन ही रुधिर वाहिकाओं में मिल पाती है और अन्य गैस से नहीं मिल पाती। इसमें एक छन्नी टाइप की उसमें रहती है जो हमारे ऑक्सीजन को ही
ब्लड में मिलने देती है और अन्य जो गैसें हैं उनको अंदर नहीं जाने देती। ये पूरी क्रिया इसमें दिखाई गई है। क्या है कि नासाद्वार से फिर मुख, नासाद्वार से भी ले सकते हैं सांस और मुख द्वार से भी ले सकते हैं। तो नासाद्वार फिर ग्रसनी में जाएगी, फिर कंठ में जाएगी, उसके बाद श्वास नली में जाएगी, फिर उसके बाद उपास्थित वलय, फिर उसके बाद अंदर श्वसनिकाएं होती हैं जिसमें कूपिकाएं होती हैं। कूपिकाओं से ये ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी हमारे शरीर के अंदर। ये यहाँ पर क्रिया दिखाई गई है, पूरी ये क्रिया दिखाई गई है। ये हमारे फेफड़े हैं, ये पसलियाँ हैं वाइट वाइट कलर की, ये हड्डियाँ हैं, पसलियाँ हैं, कूपिका कोश, ये सब ये चीज़ें पूरी दिखाई गई। और डायाफ्राम मध्य पार्ट, डायाफ्राम से क्या होता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो फूलते पिचकते हैं। डायाफ्राम ऊपर नीचे जब जाता है तो फूलते पिचकते हैं, मतलब कि उसमें एक प्रेशर दबाव बनाए रहता है हमारा डायाफ्राम। डायाफ्राम नहीं होगा तो हमारे जो लंग्स होंगे वो फ्री हो जाएंगे, मतलब उनको फ्री हो जाएंगे तो ये सांस लेने में हमारी दिक्कत उत्पन्न होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। कि चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चैप्टर 6 क्या है, जैव प्रक्रम है, जिसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं मानव श्वसन क्रिया के बारे में और अच्छे से जानने वाले हैं। और क्या है, अंतः श्वसन और उच्छ्वसन में अंतर जानेंगे और इसके आगे और भी चीज़ें हम जानेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।